नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या आईसीडीएस से जुड़े कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एएमसी की एमओएम परफॉर्मा को शुरू से अंत तक पूरी डिटेल में समझाएंगे। बहुत सारे साथियों को यह पता नहीं होता कि परफॉर्मा को हर कॉलम में क्या क्या भरना है, किस आधार पर भरना है और कौन कौन सी जानकारी हैं जो निरीक्षण के समय देखी जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्म भरना नहीं बताऊंगी, बल्कि साथ साथ ये भी बताऊंगी कि हर कॉलम में आपको क्या भरना है, उस कॉलम का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब और वास्तविक उदाहरण भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एमओएम की। एमओएम क्या होता है? एमओएम का पूरा नाम है मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि बैठक का आधिकारिक रिकॉर्ड। जब भी आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है तो उस बैठक में क्या चर्चा हुई है, कौन कौन से लोग उपस्थित हुए हैं और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, वो सभी इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है एमओएम परफॉर्मा में। इसलिए इसे हमेशा स्पष्ट और सही वास्तविक जानकारी के साथ भरें, इसमें गलती ना करें। अब बात करते हैं एएमसी की। एएमसी का पूरा नाम आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी होता है। यह समिति आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों की निगरानी करने, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए बनाई गई है। इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी सेवाएं सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यह परफॉर्मा क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। बैठक का जो रिकॉर्ड है वो रखने के लिए बनाया गया है। सेकंड है केंद्र की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए। थर्ड है कमियों की पहचान करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है उनके समाधान के लिए, निर्णय लेने के लिए। फिफ्थ इसका जो उद्देश्य है वो है अगली बैठक में यह देखना कि जो निर्णय पिछली बैठक में लिए गए थे उन पर कितना काम हुआ है। यानी कि ये केवल रिकॉर्ड रखना नहीं है बल्कि सुधार का एक माध्यम भी है। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मीटिंग डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें सबसे ऊपर आता है AWC नेम एंड कोड। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का पूरा नाम आपको लिखना है, साथ में केंद्र का जो कोड है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। जो केंद्र का कोड है, जिनको नहीं पता है वो आप अपनी सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं। आपके विभाग की तरफ से हर एक केंद्र को एक यूनिक कोड दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले कॉलम की, सेक्टर। यहाँ पर आपको सुपरवाइजर का जो सेक्टर पड़ता है वो लिखना है, यानी कि आपका जो सेक्टर है वो कौन सा है। अगर आपको सेक्टर की जानकारी नहीं है तो ये भी आप अपनी सुपरवाइजर से पुष्टि कर सकते हैं। अगला है ब्लॉक प्रोजेक्ट नेम। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट या ब्लॉक का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि या रूरल है या अर्बन है, जो भी आपका एरिया है वो आप इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने अपने जैसे प्रोजेक्ट या ब्लॉक का नाम लिख दिया, आपका शहरी है या ग्रामीण है वो सब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, जैसे जो भी आपका ज़िला है वो आप ज़िले का नाम लिखेंगे। अब बात करते हैं डेट ऑफ मीटिंग की। यहाँ पर तारीख लिखनी है जिस दिन आपने ये बैठक ऑर्गेनाइज करवाई थी, वो आपको एग्जैक्ट वही डेट लिखनी है, पुरानी या अनुमानित तारीख आपको नहीं लिखनी है। अगली है मीटिंग नंबर। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, मीटिंग नंबर का मतलब उनको समझ नहीं आता, तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। मीटिंग नंबर का मतलब है कि यह वर्ष की आपकी कौन सी बैठक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आपकी यह पहली बैठक है तो आप मीटिंग नंबर 1 लिखेंगे। अगर आपकी यह दूसरी बैठक है तो आप मीटिंग नंबर 2 लिखेंगे, और यदि आपकी यह तीसरी बैठक है तो आप मीटिंग नंबर 3 लिखेंगे। अब अगला कॉलम है वेन्यू, यानी कि लोकेशन, जहाँ पर आपने ये बैठक ऑर्गेनाइज करवाई, जहाँ पर आपने ये बैठक आयोजित करवाई, उस जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत भवन, इसमें आप लिखेंगे। अब बात करते हैं अगले कॉलम की, टाइम। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो बैठक का जो समय है वो क्या है।
जैसे कि आपने सुबह 10 बजे करवाई है या दोपहर के 1 बजे करवाई है, जो भी आपका टाइम है वो आप यहाँ पर वास्तविक समय लिखेंगे। अब मैं आप सभी दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपके आंगनवाड़ी सेंटर में ये मीटिंग हर महीने नियमित रूप से करवा सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखिए, अगर नहीं तो नहीं लिखिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी, तो कमेंट ज़रूर करें। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में अटेंडेंस रजिस्टर, जो कि अटेंडेंस के लिए बनाया गया स्पेशल कॉलम है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भाग यह है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन कौन से सदस्य जो हैं वो उपस्थित रहे हैं। अटेंडेंस सही भरी हुई होनी चाहिए क्योंकि निरीक्षण के समय आपसे सवाल इसी पर पूछे जा सकते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे हमेशा ध्यान से भरें। अटेंडेंस जो रजिस्टर है इसमें आपको कॉलम वाइज बनाने हैं, जैसे कि पहला होगा सीरियल नंबर का, उसके बाद रोल इन एएमसी, उसके बाद नेम, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर प्रेजेंट और अब्सेंट, यानी कि वो मीटिंग में उपस्थित थे या नहीं उसकी डिटेल होगी। अगर उपस्थित थे तो उनके आपको सिग्नेचर लेने हैं। तो समझते हैं, सबसे पहला सदस्य है सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र होगी इस समिति की चेयरपर्सन होगी। चेयरपर्सन का मतलब है बैठक की अध्यक्षता वही करती हैं। अगर सुपरवाइज़र बैठक में उपस्थित हैं तो उनका नाम लिखें और प्रेजेंट के सामने आप पी लिखेंगे। अगर किसी कारणवश सुपरवाइज़र बैठक में नहीं आ सकती तो आप ए लिखेंगे, लेकिन कोशिश यही करें कि सुपरवाइज़र को बैठक की जानकारी दें और उनको इसमें उपस्थित होने के लिए कहें। अगला कॉलम है आंगनवाड़ी वर्कर का। दूसरे नंबर पर इसमें आंगनवाड़ी वर्कर आएंगी, जिनका रोल होगा मेंबर कन्वीनर का। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर का जो है मेन काम है, उनका काम क्या क्या है? मीटिंग को बुलाना, एजेंडा तैयार करना, सभी सदस्यों को सूचना देना। अच्छा, उसके बाद आता है मीटिंग करवाना और एमओएम तैयार करना, यानी कि बैठक की पूरी मुख्य जानकारी, पूरी जिम्मेदारी मुख्य रूप से आंगनवाड़ी वर्कर की होगी। इसलिए इसमें आंगनवाड़ी वर्कर का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आती है आशा वर्कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आशा वर्कर आती है। आशा जो वर्कर है वो स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व करती है। इनका मुख्य कार्य है गर्भवती महिलाओं की जानकारी देना, टीकाकरण करवाना, होम विजिट करना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करना और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग देना। इसलिए आशा वर्कर का भी इस मीटिंग में उपस्थित रहना जरूरी है। उसके बाद आता है स्कूल टीचर। जो आपके आसपास जो भी स्कूल टीचर है वो इसमें एक उपस्थित होना जरूरी है। टीचर का उद्देश्य केवल स्कूल तक ही जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, ECCE एक्टिविटीज़ में सहयोग करना, बाकी कई काम भी उनके होते हैं। तो ये उनमें एक मेंबर रहेंगी, इनकी संख्या भी एक रहेगी। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर आएंगी 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी में दर्ज उनकी माता, और जो 6ठे नंबर पर आएंगी वो भी 3 से 6 साल के बच्चे की माता होंगी। तो यहाँ पर 5वें और 6ठे नंबर पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में पंजीकृत हैं उनकी माताएं होंगी। उनका उद्देश्य है समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, बच्चों के पोषण पर सुझाव देना, आंगनवाड़ी की कमियों के बारे में भी बताना। और 7वें नंबर पर है SHG। अगर SHG नहीं है तो कोई NGO या CSO वुमेन मेंबर, यानी कि जो भी अगर आपके गांव में या आपके शहर में SHG ग्रुप है तो उनकी कोई मेंबर। इनका क्या कार्य होगा? इनका कार्य होगा समुदाय से जोड़ना, महिलाओं को जागरूक करना और
ज़रूरत पड़ने पर सहयोग देना इनका काम होगा। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है ये, इस पर ध्यान देना है। अगर कोई सदस्य आया है तो उनके नाम के सामने आप P लिखेंगे, अगर नहीं आया है तो आप A लिखेंगे। कुछ लोग इसको खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं टोटल मेंबर प्रेजेंट, यानी कि इस मीटिंग में कुल कितने मेंबर उपस्थित हुए। इसमें कम से कम 4 मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है। अगर 4 से कम मेंबर इसमें उपस्थित होंगे तो ये बैठक मान्य नहीं मानी जाएगी। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे, 7 में से 4 का उपस्थित रहना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल मेंबर प्रेजेंट, यानी कि टोटल कितने मेंबर इस मीटिंग में उपस्थित हुए। उपस्थित सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 उपस्थित हुए तो आप 5 लिखेंगे, 6 उपस्थित हुए तो आप 6 लिखेंगे, अगर 4 उपस्थित हुए हैं तो आप 4 लिखेंगे। इसी क्रम में जितने भी मेंबर आपकी मीटिंग में उपस्थित होते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है C1, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी। अब हम एक एक लाइन करके समझेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो चलिए, AWC बिल्डिंग इज क्लीन, सेफ एंड फंक्शनल। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका आंगनवाड़ी भवन है जो साफ सुथरा है और सुरक्षित है, यानी कि भवन उपयोग करने के योग्य है। अगर ये तीनों बातें सही हैं तो ओके करेंगे, नहीं तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में लिखेंगे। अगर भवन टूटा हुआ है या छत टपक रही या दीवारों में दरारें हैं तो आप इशू लिखेंगे और उसमें रिमार्क में आप कारण लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग नीड रिपेयर। अब अगला कॉलम आता है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल एंड सेफ। क्या जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल है, यानी कि जो पीने का पानी है वो स्वच्छ उपलब्ध है या नहीं, वो पीने लायक है या नहीं। अगर हाँ तो आप ओके पर टिक करेंगे, अगर नहीं तो आप इशू पर टिक करेंगे और रिमार्क में अपना जो कारण है वो साफ अक्षरों में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीने का पानी स्वच्छ नहीं है तो आप लिखेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नॉट अवेलेबल। अब अगला कॉलम आता है टॉयलेट फैसिलिटीज़ का। क्या वो फंक्शनेबल हैं, क्या टॉयलेट उपयोग करने योग्य है, फ्लश काम कर रहा है या साफ़ सफाई रहती है। अगर हाँ तो आप ओके पर टिक करेंगे, अगर टॉयलेट बंद है या गंदा है तो आप इशू पर टिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट रिक्वायर रिपेयर एंड क्लीनिंग। अब अगला कॉलम आता है किचन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अब किचन को देखेंगे, यहाँ खाना बनाने की जगह साफ़ है, राशन सुरक्षित तरीके से रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप ओके पर टिक करेंगे, अगर किचन गंदा है या स्टोर ठीक नहीं है तो आप इशू पर टिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किचन क्लीननेस नीड इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर आप लिखेंगे। इससे अगला आता है फर्नीचर इक्विपमेंट एंड TLM अवेलेबल। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर चेयर, टेबल, मैट्स, TLM मटेरियल सब उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में लिखेंगे आपको जो भी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडिशनल TLM एंड फर्नीचर रिक्वायर्ड। उसके बाद आता है SNP मेन्यू डिस्प्ले। यहाँ पर SNP मेन्यू के बारे में पूछा जा रहा है, क्या SNP मेन्यू लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो ओके पर टिक करेंगे, अगर नहीं तो आप इशू पर टिक करेंगे और रिमार्क में लिखेंगे SNP मेन्यू नोट डिस्प्लेड। उसके बाद आता है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका को आप देखेंगे, यहाँ पर पोषण वाटिका बनी हुई है।
अगर बनी हुई है तो आप ओके करेंगे, अगर नहीं तो आप इशू पर टिक करेंगे और रीमार्क में लिखेंगे पोषण वाटिका नहीं बनी हुई है या मेंटेन नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगी, अगर वास्तविक स्थिति देखे बिना आप ये डिटेल्स सभी में ओके ओके भरते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, तो कहीं कमी होगी तो उसमें आपको इशू भी लिखना है और रीमार्क में आपको आपका जो भी कारण है वो स्पष्ट लिखना है। इससे समस्याओं का समाधान करवाने में आपको आसानी मिलेगी और आपका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा रहेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनके उत्तर के ऑप्शन हैं भवन, सेकंड है पानी, थर्ड है शौचालय और फोर्थ है फर्नीचर। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पर, यानी कि पार्ट नंबर C2 पर। यहाँ पर AMC मीटिंग का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम यह समीक्षा करते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पर जो पोषण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, प्री स्कूल शिक्षा है, समुदाय की भागीदारी है और लाभार्थियों से संबंधित कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं C2 की। C2 में है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP। सबसे पहला पॉइंट आता है THR डिस्ट्रीब्यूशन डज एज पर शेड्यूल। इस पर आप सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, THR डिस्ट्रीब्यूशन डन एज पर शेड्यूल। इसका मतलब है क्या लाभार्थियों को टेक होम राशन यानी कि THR विभाग द्वारा तय समय के अनुसार वितरित किया गया है। अगर सभी पात्र लाभार्थियों को THR समय पर मिला है तो आप ओके पर टिक करेंगे। अगर वितरण करने में देरी हुई है या कुछ लाभार्थियों को THR नहीं मिला है या वितरण अधूरा रह गया है तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रीमार्क में आप उसका कारण भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, THR वितरण 3 दिन देरी से हुआ या फिर कुछ लाभार्थियों को THR प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह आप इसका उदाहरण भी लिखेंगे। इस तरह आप इसका कारण भी लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है HCM प्रोवाइडेड रेगुलरली। HCM यानी कि हॉट कुक्ड मील। अगर आप केंद्र पर जहां हॉट कुक्ड मील, क्या आपके केंद्र पर बच्चों को नियमित गर्म भोजन दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है तो आप ओके करेंगे। अगर नहीं तो भोजन नहीं बना है या गैस की समस्या है या राशन की समस्या है तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रीमार्क में अपना कारण स्पष्ट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है फूड क्वालिटी, हाइजीन एंड फ्रेशनेस मेंटेन। अब यहाँ पर भोजन की गुणवत्ता आपको देखनी है। सबसे पहले आप ये सवाल पूछेंगे, क्या भोजन ताज़ा बना है? सेकंड है, क्या भोजन साफ सफाई के साथ बनाया गया है? थर्ड है, क्या बर्तन साफ थे? और फोर्थ है, क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन मिला है? क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिला है? अगर सभी सही हैं तो ओके करेंगे। अगर गुणवत्ता खराब है या स्वच्छता की कमी है तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रीमार्क में अपना कारण स्पष्ट लिखेंगे। क्वांटिटी एज पर NFSA यानी कि जो विभाग द्वारा निर्धारित है उस मात्रा में बच्चों को आहार मिला है या नहीं है। अगर मिला है तो आप ओके करेंगे। अगर नहीं यानी कि मात्रा में कमी मिली है या वितरण पूरा नहीं हुआ है तो आप इशू लिखेंगे और रीमार्क में अपना कारण लिखेंगे। अब मेन बात यहाँ पर यह है कि फार्म में आपको डायरेक्ट टिक टिक नहीं लगाते जाना है
आपको वहाँ की वास्तविक स्थिति देखकर ये सारी डिटेल भरनी है। अब अगला कॉलम आता है C3 का ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट एंड माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब हम इस सेशन पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण भाग है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण भाग है। ग्रोथ मॉनिटरिंग डन फॉर ऑल 0 to 6 ईयर चिल्ड्रन। इसका मतलब है क्या सभी 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका समय पर वजन हुआ है, समय पर लंबाई मापी गई है? क्या कुछ बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग छूट गई है? अगर सभी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग समय पर हुई है तो आप ओके करेंगे। अगर छूट गई है तो आप इशू पर टिक करेंगे और रिमार्क में उसका स्पष्ट कारण लिखेंगे। अगले पर चलते हैं। डेवलपमेंट माइलस्टोन रिकॉर्डेड फॉर चिल्ड्रन 0 to। यहाँ देखना है कि 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके विकास संबंधी माइलस्टोन समय पर दर्ज किए गए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बैठना सीख रहा है या नहीं, चलना शुरू किया है या नहीं किया है, बोलना शुरू किया है या नहीं किया है। अगर रिकॉर्ड अपडेट है तो आप ओके करेंगे, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज्ड, रेफरल मेड, सेम मैम चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड। यहाँ पर स्वास्थ्य जांच की समीक्षा करनी है। देखिए क्या स्वास्थ्य जांच हुई है, सैम मैम बच्चों की पहचान हुई है, क्या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र रेफ़र किया गया है। अगर सब ठीक है, सब हुआ है तो आप ओके करेंगे, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। उससे अगला आता है VHND। इसका मतलब है VHND के दौरान जिन बच्चों को पहले रेफ़र किया गया था उनकी दोबारा समीक्षा हुई है या नहीं। अगर फॉलोअप किया गया है तो आप ओके करेंगे, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। अब आता है अगला कॉलम, फॉलो अप डन एज पर प्रीवियस रेफर्ड केस। यहाँ पर देखना है कि जिन बच्चों को पहले अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था उनका बाद में फॉलोअप किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो ओके लिखेंगे, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करके रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। अब आ गए हम C4 पर, ECCE एंड प्री स्कूल एजुकेशन आधारशिला। अब हम शिक्षा वाले भाग पर आते हैं। ECCE आधारशिला एक्टिविटीज कंडक्टेड डेली। इसका मतलब है क्या प्रतिदिन आधारशिला गतिविधियां कराई गई हैं, जैसे कि कविताएं, कहानियां, रंग पहचान, खेल आधारित शिक्षा नियमित रूप से हुई हैं तो ओके करेंगे, नहीं तो आप इशू पर क्लिक करके रिमार्क में डिटेल लिखेंगे। अगला है ECCE डे कंडक्टेड। क्या निर्धारित ECCE गतिविधियां समय पर हुई हैं? अगर हुई हैं तो ओके। उससे अगला है स्कूल एक्सपोजर विजिट कंडक्टेड। क्या बच्चों को स्कूल विजिट कराई गई है? अगर हुई है तो ओके करेंगे, नहीं तो इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में कारण लिखेंगे। अब आ गए हैं हम पार्ट C पर, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड कन्वर्जेंस। यहाँ पर हम समुदाय की भागीदारी से जुड़े हुए सवाल हैं उनका जवाब देंगे। यानी कि VHND कंडक्टेड हुई है, क्या विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन या न्यूट्रिशन डे आयोजित हुआ है? अगर हुआ है तो ओके करेंगे। उसके बाद है बर्थडे लोकल फेस्टिवल कंडक्ट किए गए हैं, सेलिब्रेट किए गए हैं या नहीं। अगर बच्चों का जन्मदिन या स्थानीय कार्यक्रम मनाए गए हैं तो आप ओके लिखेंगे, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में अपना कारण लिखेंगे। उसके बाद आता है डोनेशन TLMS रिसीव्ड। क्या समुदाय से TLM यानी कि कुछ सामग्री प्राप्त हुई है? अगर हुई है तो ओके, अदरवाइज आप इशू पर क्लिक करेंगे और रिमार्क में कारण लिखेंगे। अगले कॉलम पर चलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंपटीशन कंडक्टेड। क्या पोषण या बाल विकास से संबंधित प्रतियोगिताएं कराई गई हैं? अगर हाँ तो ओके लिखेंगे,
अगले पार्ट पर चलते हैं, C6 पर, इनरोलमेंट, कवरेज, गवर्नेंस एंड इंक्लूजन। अब आखिरी सेक्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे पोषण ट्रैकर का डाटा जो अपडेटेड है या नहीं है। पोषण ट्रैकर का डाटा है समय पर अपडेट किया गया है, अगर हाँ तो ओके लिखेंगे। इनरोलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन इंश्योर्ड, क्या सभी पात्र बच्चों का नामांकन किया गया है, अगर किया गया है तो ओके लिखेंगे, अदरवाइज कोई बच्चा छूट गया है तो आप इशू पर क्लिक करेंगे और रीमार्क में इसका स्पष्ट कारण लिखेंगे। अगला आता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इनरोल्ड, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट है, अगर हाँ तो ओके करेंगे। बेनिफिशरी कवरेज अपडेटेड, क्या जो सभी लाभार्थी हैं उनकी जानकारी अपडेट है, अगर हाँ तो ओके करेंगे। उसके बाद आता है हाउस होल्ड सर्वे डन, क्या घर घर सर्वे किया गया है। उसके बाद आता है गवर्नेंस रिसीव्ड एंड एड्रेस्ड, क्या अगर शिकायतें आई हैं तो उनका समाधान किया गया है या नहीं। उसके बाद आता है अनरिसॉल्व्ड गवर्नेंस एस्केलेटेड टू CDPO, अगर कोई शिकायत हल नहीं हुई है तो उसको CDPO तक भेजा गया है या नहीं, अगर भेजा गया है तो ओके करें, अदरवाइज इशू पर क्लिक करके रीमार्क में अपना कारण लिखें। दोस्तों याद रखें, इस पूरे पेज का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि हम वास्तविक स्थिति को लिखेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, तो आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो यहाँ पर आपकी जो वास्तविक चीज़ें हैं वही मेंशन करें। आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपके उत्तर हैं THR, सेकंड है पोषण ट्रैकर, थर्ड है होम विजिट और फोर्थ है ECCE एक्टिविटीज़। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके जवाब का वेट करूंगी। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं MOM परफॉर्मा के अंतिम पेज पर। अगर आपने अपने पहले दोनों पेज सही तरीके से भर लिए हैं तो यह आखिरी पेज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती भी इसी पेज पर होती है। कई लोग इसे खाली छोड़ देते हैं या सिर्फ 1-2 लाइन लिखकर फॉर्म सबमिट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ, इसमें आपको क्या क्या भरना है। डिसीजन एंड एक्शन आइटम, सबसे पहले आता है डिसीजन एंड एक्शन आइटम। इस सेक्शन में बैठक के दौरान लिए गए निर्णय लिखे जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको समस्या नहीं लिखनी है बल्कि समाधान लिखना है। समस्या का समाधान यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि बैठक में यह पता चला है कि बच्चों का जो वजन है वो समय पर नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं अगले मंगलवार तक सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई मापी जाएगी। दूसरा उदाहरण मैं आपको देकर बताती हूँ। अगर पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं है तो लिखेंगे सभी लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर रिकॉर्ड इस सप्ताह अपडेट किया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर भवन की साफ सफाई सही नहीं है, सफाई की कमी है, तो निर्णय में आप लिखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र की नियमित सफाई की जाएगी तथा परिवार को स्वच्छ रखा जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, अगर THR वितरण में समस्या थी तो निर्णय में आप लिखेंगे THR का वितरण विभागीय समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके अगर होम विजिट में कमी थी तो आप लिखेंगे गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों के नियमित होम विजिट की जाएंगी। उसके बाद आएगा ECCE एक्टिविटी। अगर ECCE एक्टिविटीज में कोई कमी थी तो आप लिखेंगे प्रतिदिन आधारशिला गतिविधियां निर्धारित समय के अनुसार संचालित की जाएंगी। यहाँ पर आप हमेशा ऐसे निर्णय लिखें जो वास्तविक हों और पूरे किए जा सके। आप अव्यवहारिक निर्णय यहाँ पर ना लिखें जो पूरे ना किए जा सकते हों। अब आते हैं हम पार्ट ए में। यहाँ पर फॉलो अप ऑन प्रीवियस मीटिंग। यहाँ पर आपको पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करनी है, यानी कि जो भी निर्णय
आपने पिछली बैठक में लिए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, यहाँ पर वो आपको लिखने हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे के समझाती हूँ। अगर पिछली बैठक में लिखा था पोषण वाटिका बनाई जाएगी, तो अब लिखेंगे पोषण वाटिका तैयार कर दी गई है। अगर आपने लिखा था बच्चों का नामांकन पूरा किया जाएगा, तो अब लिखेंगे सभी पात्र बच्चों का नामांकन पूर्ण हो गया है। अगर कोई काम अभी बाकी है तो कारण भी लिखें, जैसे कि आपने जो पिछली बैठक में निर्णय लिए थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ काम अभी पेंडिंग में है, तो आप वो भी कारण लिखेंगे। जैसे कि अगर भवन की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो आप लिखेंगे भवन की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी जो गलती है, जो बहुत से लोग मीटिंग में वही पुरानी बातें लिख देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर मीटिंग का फॉलो अप अलग होना चाहिए। अब चलते हैं हम पार्ट एफ पर। पार्ट एफ पर एफ में आता है सिग्नेचर ऑफ एएमसी मेंबर्स। यहाँ सबसे अंतिम भाग है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपका पूरा एमओएम परफॉर्मा अधूरा माना जाएगा। अब यहाँ आपको सभी जो सदस्य हैं उनके सिग्नेचर करवाने हैं। जैसे कि जो पहले नंबर पर है सुपरवाइजर होगी, दूसरे नंबर पर आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, तीसरे नंबर पर आशा वर्कर होंगी और चौथे नंबर पर स्कूल जो टीचर है वो होंगी। पांचवें नंबर पर 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में रजिस्टर हैं उनकी माता होंगी और छठे नंबर पर भी 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी माता होंगी। उसके बाद आता है 7th नंबर। 7th पर होंगी एसएचजी या एनजीओ की जो मेंबर होंगी, वो एक सदस्य होंगी। आपको उन सब के यहाँ पर सिग्नेचर, जो भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनके सिग्नेचर इस पर लेने हैं। जिस भी सदस्य का नाम अटेंडेंस में लिखा गया है उस सदस्य के सिग्नेचर उसकी नाम के बिल्कुल सामने आपको लेने हैं। और आपको ये एमओएम जो परफॉर्मा है आपकी सीडीपीओ को या आपकी सुपरवाइजर को विद इन 7 डेज सबमिट करवाना है। आपकी जो बैठक कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर ये आपको आपके सीडीपीओ कार्यालय में सबमिट करवाना है या आपकी सुपरवाइजर को दे देना है, वो इनको कार्यालय में सबमिट करा देंगे। आपको समय सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में कुछ टिप्स, यानी कि जब निरीक्षण होता है तो अधिकारी क्या क्या देखते हैं उस पर कुछ बातें कर लेते हैं। जब सुपरवाइजर या सीडीपीओ निरीक्षण करने आते हैं तो वो आमतौर पर इन बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 है मीटिंग की डेट सही है या नहीं है, मीटिंग के जो नंबर है वो क्रम में हुई है या नहीं हुई है, जो इसका कोटा है, जो जिसके जो मिनिमम क्योरम है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि सभी सदस्य जितने इसमें मिनिमम चाहिए वो थे या नहीं थे उपस्थित मीटिंग में। अगला है सभी सदस्यों के सिग्नेचर हैं या नहीं हैं। उससे अगला है हर आइटम में ओके या इशू सही तरीके से भरा है या नहीं भरा है। उससे अगला कॉलम है रीमार्क खाली तो नहीं छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद आता है डिसीजन जो हैं वास्तविक हैं या सिर्फ औपचारिक हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस मीटिंग का फॉलो अप लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। और एमओएम जो परफॉर्मा है समय पर सबमिट किया गया है या नहीं। अब लास्ट में कुछ गलतियां, जो सामान्य गलतियां सभी कर देते हैं, उनसे आपको बचना है। तो वो क्या क्या हैं? हर जगह आप बिना देखे ओके ओके लगा देते हैं, या फिर रिमार्क खाली छोड़ देते हैं, या फिर अटेंडेंस अधूरी भर देते हैं, या फिर सिग्नेचर लेना भूल जाते हैं, या फिर मीटिंग में जो मेंबर हैं उनके नंबर लिखना भूल जाते हैं, उनका नंबर गलत लिख देते हैं, या तारीख गलत लिख देते हैं, या पुरानी तारीख लिख देते हैं, फॉलो अप नहीं लिखते हैं, या फिर जो डिसीजन है उन्हीं को आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हर मीटिंग में आप सेम डिसीजन लिख देते हैं।
तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। मीटिंग करने से पहले आप अपना पूरा केंद्र चेक कर लें, पोषण ट्रैकर सही से अपडेट कर लें, ग्रोथ चार्ट और रजिस्टर साथ रखें, एसएनपी मेन्यू बोर्ड लगा हो, पोषण वाटिका साफ हो, बच्चों के टीएलएम व्यवस्थित हों, टॉयलेट और किचन साफ रखें, पीने का पानी की व्यवस्था जांच लें, सभी सदस्यों को पहले से सूचना दें। तो दोस्तों आज हमने एएमसी एमओएम परफॉर्मा के तीनों पेजों को विस्तार से समझा है। अब आप न केवल इस परफॉर्मा को सही तरीके से भर सकते हैं बल्कि इसके हर कॉलम का उद्देश्य भी आप समझ। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो इसे अपने साथी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्पर, सुपरवाइजर के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही पोषण ट्रैकर, पीएमएमवीवाई, आईसीडीएस और आंगनवाड़ी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।